हेलो नमस्ते, वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, इस चैप्टर का पहले पार्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिला तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं वीडियो। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चैप्टर का टाइटल समझा देता हूँ, लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, जितने भी सीजन्स होते हैं, जितनी भी ऋतुएं होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी ऋतु, सबसे ज़्यादा अच्छा सीज़न माना जाता है स्प्रिंग सीजन को, यानी बसंत ऋतु को। उसी तरीके से हमारी लाइफ के जितने भी फेजेस होते हैं उसमें से सबसे अच्छा, यानी हमारी लाइफ का जो बसंत होता है वो होता है हमारा बचपन। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग वर्ड है ये चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज करता है लॉस्ट चाइल्डहुड को, यानी खोया हुआ बसंत, यानी खोया हुआ बचपन। चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट तो हमने कवर कर लिया था। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको क्लिक करके भी वीडियो मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश अपने खुद के मास्टर बनने पे जोर देता है। इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना या जोर देना। मतलब मुकेश हमेशा खुद का मालिक बने रहना चाहता है, वो कभी किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। और वो अनाउंस करता है, वो बोलता है, घोषणा करता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ऑथर ने उससे पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? मैंने मतलब ऑथर ने पूछा। हाँ, तो कार चलाना मैं सीख लूंगा। वो सिंपली आंसर करता है, एकदम मेरी आंखों में स्ट्रेट देखते हुए, मतलब मेरी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली वो आंसर करता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कार चलाना तो मैं सीख लूंगा। उसके जो ड्रीम है वो एक मिराज की तरह दिखाई देते हैं। मिराज मरीचिका को बोलते हैं हम लोग, जो देखिए यहाँ पे आपको इस वाली इमेज में दिख रहा होगा। मतलब आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे हाईवे पे हम लोग कहीं चलते रहते हैं तो रोड पे थोड़ी दूरी पे हमें ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वहाँ पे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है। वो सनरेज होती है जो रिफ्लेक्ट होके और हम लोगों को इस तरह का भ्रम पैदा करती है। तो मिराज का मतलब सिंपली होता है भ्रम, वहम। तो उसके सपने एक भ्रम की तरह दिखाई देते हैं उस धूल भरी गलियों में जिस धूल ने उनके खुद के टाउन फिरोजाबाद को कवर कर लिया है। मतलब उनका जो खुद का टाउन है वो जिस धूल से कवर्ड है, जिस अंधकार में कवर्ड है, उसके सपने वहाँ पे एक भ्रम की तरह दिखाई देते हैं। फिरोजाबाद जो कि चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हर एक दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने के काम में एंगेज्ड है। ये पूरे इंडिया की कांच को पिघलाने वाली इंडस्ट्री का सेंटर है, जहाँ पे फैमिलीज कई जनरेशन से काम कर रही हैं। गरम गरम भट्टियों के पास में, फर्नेस मतलब होता है भट्टी है, और वेल्डिंग मतलब होता है जोड़ना। गर्म भट्टियों के पास में काम कर रही है, ग्लास यानी कांच को जोड़ते हुए, उनसे चूड़ियाँ बनाते हुए। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में रहने वाली, इस लैंड पे, इस पृथ्वी पे रहने वाली जितनी भी औरतें हैं, उन सबके लिए चूड़ियाँ यहीं पे फिरोजाबाद में बनाई जाती है। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है, यानी मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकर है। उनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये एकदम इलीगल है उसके जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेस के पास में हाई टेम्परेचर के साथ में काम करना, वो भी एकदम अंधेरी कोठरियों में। डिंजी मतलब होता है अंधेरी, सेल मतलब होता है कोठरी। अंधेरी कोठरी में काम करना जहाँ पे एयर और लाइट भी नहीं आती है, मतलब जहाँ पे हवा और रोशनी भी नहीं आती है। और अगर कानून का सहारा लिया जाए तो इन जैसे मुकेश के जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों के पास से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ पे वो अपने पूरे दिन भर में स्लॉग करते रहते हैं। स्लॉग मतलब होता है हार्ड वर्क करना, मतलब मेहनत करना, जहाँ पे पूरे दिन भर वो मेहनत करते रहते हैं और अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मतलब उनमें से किसी को भी नहीं पता कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से इलीगल है। और अगर कानून का सहारा लिया जाए तो इन सारे बच्चों को इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री से निकाला जा सकता है। वो इंडस्ट्री जहाँ पे ये अंधेरी कोठरियों में, अंधेरे कमरों में काम करते हैं और अपनी ब्राइटनेस, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। लेकिन मुकेश की आंखों में एक चमक आती है जब वो वॉलंटियर करता है कि वो मुझे अपने घर पे ले जाना चाहता है। घर के बारे में वो बताता है जो कि अभी अभी रीबिल्ट हुआ है, यानी अभी अभी उन्होंने नया बनाया है। सो हम लोग उसके घर पे जाते हैं और हम लोग चल रहे होते हैं बदबूदार गलियों से। स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार, लेन मतलब होता है गलियाँ। बदबूदार गलियों से चल रहे होते हैं जहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ था। उन घरों के पास से जो खंडहर हो चुके थे, हॉवल्स मतलब होता है खंडहर, और जिनकी टूटी फूटी दीवारें थी, टूटे फूटे दरवाजे थे, जिनमें कोई भी विंडोज़ नहीं होती थी, जहाँ पे फैमिलीज
ह्यूमन और एनिमल्स के साथ में रहती थी पुराने स्टेट में मतलब आदिवासी जमाने की तरह, जहाँ पे जानवरों के साथ में इंसान रहा करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी बदबूदार गलियाँ हैं जिनमें इधर उधर जानवर घूमते रहते हैं और वहीं पे इंसान लोग भी घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पुराने स्ट्रीट में आ गए हैं। ऐसे ही वो किसी एक घर के दरवाजे पर रुकता है और उसके टूटे फूटे लोहे के दरवाजे पर बैंग करता है, यानी जोर से लात मारता है अपने पाँव से और इसको धड़ाम से खोल देता है। हम लोग एक आधी बनी हुई झोपड़ी में एंटर करते हैं। शैक मतलब होता है झोपड़ी। उसके एक पार्ट में सूखी हुई घास का छप्पर था। थैच मतलब होता है छप्पर, यानी छत थी, सूखी हुई घास की छत बनी हुई थी। दूसरी तरफ एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, यानी एक आग वाला स्टोव रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक की पत्तियां सिजलिंग कर रही थी। सिजलिंग मतलब होता है सी सी की आवाज़ करना। जैसे कोई भी चीज़ जब पकती है तो जब आवाज़ करती ना, जैसे पालक की पत्तियां जब पकती है तो आवाज़ करती ना, चर चर की, वैसी आवाज़ करना। ज़मीन पे एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेटर रखा हुआ था, यानी एल्यूमिनियम की परात रखी हुई थी जिसमें बहुत सारी कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी। एक पतली दुबली दिखने वाली औरत घर का खाना बना रही थी शाम का, पूरी फैमिली के लिए। उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था और उन्हीं आंखों से वो स्माइल करती है, यानी मुझे देखते ही वो स्माइल पास करती है। ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, साल में एज में ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अभी भी इसने इस घर की बहू के रूप में कमांड संभाल रखी है। बहू के रूप में इसे इज्जत दी गई है। बहू, जिसे डॉटर इन लॉ भी बोला जाता है घर की। ये ऑलरेडी 3 लोगों की इंचार्ज है। उसका हस्बैंड मतलब खुद का हस्बैंड मुकेश, और मुकेश के पिताजी। जब ये ओल्डर मैन एंटर करता है, यानी जब ये बूढ़ा आदमी एंटर करता है, मतलब मुकेश के पिताजी यानी उस लेडी के ससुर जब एंटर करते हैं, तो ये चुपचाप एक टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है और अपने चेहरे को ढक लेती है घूंघट से। वेल मतलब होता है घूंघट। जैसा कि कस्टम की डिमांड होती है, कस्टम मतलब रिवाज, जैसे रिवाज की डिमांड होती है, जितनी भी डॉटर्स इन लॉ होती है, यानी जितनी भी बहुएं होती है, उन्हें अपने फेस को घूंघट से ढकना पड़ता है मेल एल्डर्स के सामने। मतलब जब भी कोई बड़ा पुरुष आ जाता है उनके सामने, बड़ी एज वाला, तो अपने फेस को घूंघट से ढकना पड़ता है। और इस केस में जो एल्डर है, यानी जो बड़ा आदमी है, वो एक गरीब बैंगल मेकर है। काफ़ी लंबे सालों तक उसने हार्ड लेबर किया है, यानी कठिन मेहनत मजदूरी की है। पहले वो टेलर का काम किया करता था, मतलब पहले वो टेलर था, बाद में फिर वो बैंगल मेकर बन गया। लेकिन फिर भी अपने घर को वो रिनोवेट करवाने में फेल हो गया, यानी अपने घर को रिनोवेट नहीं करवा पाया, अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। सिर्फ वो इतना ही मैनेज कर पाया कि अपने बच्चों को वो कला सिखा पाया है जो वो खुद जानता है। कौन सी कला? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाने की कला सिखा पाया है। ये उसका कर्म है, यही उसकी मंजिल है। डेस्टिनी मतलब मंजिल। मुकेश की ग्रैंड मदर बोलती है, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था, चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने वाली धूल से, मतलब चूड़ियों के कांच को जब पॉलिश करते हैं तो उसकी जो धूल उड़ती है, उससे उसने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था अपनी आंखों के सामने। तो वो बोलती है, यही हम सबका कर्म है, यही हम सबकी मंजिल है। और वैसे भी भगवान की दी हुई परंपरा को क्या कभी तोड़ा जा सकता है? लीनिएज मतलब होता है गोत्र या फिर परंपरा, वो इम्प्लाई करती है, मतलब जोड़ देते हुए बोलती है, क्या भगवान की परंपरा को कभी तोड़ सकते हैं? चूड़ियाँ बनाने वाले लोगों की कास्ट में पैदा होकर उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों के, सिवाय बैंगल्स के। हर जगह, घर में, यार्ड में, यहाँ तक कि हर एक दूसरे घर में, हर एक दूसरे यार्ड में, फिरोजाबाद की हर एक स्ट्रीट में सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है और वो है बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ। स्पाइरल्स मतलब होता है गुच्छा। चूड़ियों के गुच्छे यहाँ वहाँ पड़े हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग कलर की चूड़ियाँ होती है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर जो भी 7 कलर्स ऑफ रेनबो से बनते हैं, यानी इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने भी रंग बनते हैं, उन सारी कलर की चूड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इन चूड़ियों के ढेर अनकेम्प्ड यार्ड में ऐसे पड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी ये चूड़ियाँ हर एक यार्ड में, हर एक आंगन में पड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि 4 व्हील्ड हैंड कार्ड के ऊपर ढेर लगी हुई दिखाई देती है। 4 व्हील्ड हैंड कार्ड हम लोग बोलते हैं ठेले पे, यानी ठेलों पे ये चूड़ियों के बड़े बड़े ढेर, बड़े बड़े गुच्छे पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनको यंग मैन धकेल कर लेकर जाते हैं झुग्गी झोपड़ियों वाले टाउन की पतली पतली गलियों में, जिन्हें लोग ठेले पे लेकर जाते हैं। और डार्क हटमेंट्स में, हटमेंट्स मतलब झोपड़ी होती है, और अंधेरी झोपड़ी में टिमटिमाती हुए लैंप की लपटों के बिल्कुल बगल में
लड़के और लड़कियां बैठे रहते हैं अपने फादर अपनी मदर के एकदम बगल में, जो कि चूड़ियों के सर्कल को यानी चूड़ियों के गोले को वेल्ड करते रहते हैं। अलग अलग कलर की चूड़ियों के सर्कल को वेल्ड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, उनके कांच को जोड़ते रहते हैं। उनकी आंखें अब अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है बजाय बाहर की रोशनी के, यानी अंधेरे में इनकी आंखें ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है बाहर की रोशनी के बजाय, और इस वजह से एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो देते हैं, क्योंकि अंधेरे में दिन भर काम करते रहते हैं तो अपनी आंखों की रोशनी ये एडल्ट होने से पहले ही खो देते हैं। सविता, जो कि एक छोटी लड़की है जिसने एक पिंक ड्रेस पहन रखी है, वो एक एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी हुई है और ग्लास के पीसेस को सोल्ड कर रही है, यानी उनको जोड़ रही है। उसके हाथ मैकेनिकली मूव कर रहे हैं एक चिमटे की तरह, एक मशीनी चिमटे की तरह। और मैं कई बार सोचती हूँ, क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता जानती है? सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता। जिन चूड़ियों को बनाने में वो हेल्प कर रही है, क्या इन चूड़ियों की पवित्रता वो जानती है? ये चूड़ियाँ जो कि इंडियन वुमेन के सुहाग को सिंबलाइज करती है, जो कि शादी में बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अचानक एक दिन ये उसके ऊपर भी लाद दी जाएगी जब उसका सिर ढका होगा एक लाल घूंघट से। उसके हाथ में मेहंदी लगी होगी, हीना लगी हुई होगी, मतलब मेहंदी लगी हुई होगी, और लाल चूड़ियाँ उसके कलाई में डाल दी जाएगी और लाल चूड़ियाँ उसके हाथों में पहना दी जाएगी। फिर वो एक दुल्हन बन जाएगी, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई है और जो काफ़ी साल पहले दुल्हन बनी थी। आज भी उसके हाथों में चूड़ियाँ है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, वो बोलती है एक ऐसी आवाज़ में जिस आवाज़ में कोई भी खुशी नहीं है, मतलब जिस आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप है, रिग्रेट है। तो उसमें वो क्या बोलती है कि एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि उन लोगों की कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी है कि उन लोगों को 2 टाइम का भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता। उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी फुल मील को एंजॉय नहीं किया, यानी भरपेट खाना कभी उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं खाया। और यही वो फसल है जो हम लोगों ने काटी है। रीप मतलब होता है काटना। उसका हस्बैंड, जो कि एक ओल्ड मैन है जिसकी एक लंबी बहती हुई सी दाढ़ी है, वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय बैंगल्स के, सिवाय चूड़ियों के मैं कुछ भी नहीं जानता। सिर्फ मैंने इतना किया है कि अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए घर बना लिया। और उसकी बातें सुनकर हर कोई ये सोचने लग जाता है कि शायद उसने वो अचीव कर लिया जो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ टाइम में अचीव करने में। मतलब उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उसने पता नहीं ऐसा क्या अचीव कर लिया जो बाकी लोग अचीव कर ही नहीं पाते। और वो अचीवमेंट क्या है? बस सिर के ऊपर एक छत होना, पैसा नहीं होने का रोना, बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई दूसरा काम धंधा नहीं होना, खाने के लिए पर्याप्त नहीं होना, यही रोना हर दूसरे घर में सुनाई देता है। जो यंग मैन होते हैं, मतलब जो छोटे आदमी होते हैं, वो अपने एल्डर्स के लेमेंट को, दुख को रोते पीटते रहते हैं, यानी उन्हीं के विलाप को वो दोहराते रहते हैं। बहुत कम लोग समय के साथ मूव कर पाए हैं, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में। मतलब फिरोज़ाबाद में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम लोग हैं जो समय के साथ आगे बढ़ पाए हैं। काफ़ी सालों तक दिमाग को सुन्न कर देने वाला जो हार्डवर्क था, उसने बहुत सारे इनिशिएटिव को किल कर दिया है और उनके सपने देखने की एबिलिटी को भी किल कर दिया है। यानी काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी लंबे सालों से, कई जनरेशन से ये एक ही काम करते हुए आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का। तो किसी तरह का इनिशिएटिव भी नहीं लेते। अगर किसी में कोई स्किल होती है तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम सब लोग अपने आप को एक संगठन में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते? मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से पूछा जो कि मिडल मैन मतलब मीडिएटर्स के विशेष सर्कल में फंस चुका है। विशेष सर्कल होता है कुचक्र, उस विशेष सर्कल में जिसमें उसके फादर और 4 फादर्स फंसे हुए थे। यानी मैंने यंग मैन का एक ग्रुप था, वो यंग मैन का ग्रुप जो कि मिडल मैन मीडिएटर्स के कुचक्र में फंसा हुआ है, जिनमें उनकी कई सारी जनरेशन फंसी हुई थी। उनसे मैंने पूछा कि तुम सब लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, मतलब एक संगठन क्यों नहीं बनाते? फिर वो लोग क्या जवाब देते हैं, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हुए, अगर हम लोग संगठित हुए तो हम लोगों को पुलिस के द्वारा धकेला जाएगा। हॉल्ड अप मतलब होता है धकेलना, पीटा जाएगा और घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा कुछ इलीगल करने के लिए, ऐसा वो लोग बोलते हैं। उन लोगों के बीच में कोई लीडर भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता हो। उनके फादर्स अब थक चुके हैं, बिल्कुल उतना ही जितना वो लोग थके हुए हैं। वो लोग बस बात करते रहते हैं एंडलेसली, एक गुच्छे के रूप में बात करते रहते हैं। पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड
और इनजस्टिस के बारे में। मतलब गोल गोल घुमाकर वो सिर्फ बात करते रहते हैं गरीबी, लालच, इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। उन सब लोगों की बात सुनकर हमें दो वर्ड दिखाई देते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन से दो वर्ड की यहाँ पे बात की गई है। उन लोगों की बात सुनकर दो वर्ड, दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। एक वो वर्ल्ड, एक वो दुनिया जिसमें वो फैमिली है, वो परिवार है जो कि पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर अपनी कास्ट का कलंक लगा हुआ है। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, जिसके ऊपर कास्ट के कलंक का बोझ लगा हुआ है, उस कास्ट का जिसमें वो लोग पैदा हुए हैं। और दूसरी दुनिया मुझे दिखाई देती है एक विशियस सर्कल वाली दुनिया, यानी कुचक्र वाली दुनिया, जिसमें साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ मतलब कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस दिखाई देते हैं। तो दो दुनिया कौन सी दिखाई देती है? एक दुनिया हमें बैंगल मेकर्स की दिखाई देती है और दूसरी दुनिया हमें दिखाई देती है मिडलमैन, साहूकार, पुलिसमैन की दुनिया दिखाई देती है। इन सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस बच्चे के ऊपर वो बोझ लाद दिया है जिस बोझ को वो नीचे नहीं उतार सकता। वो बैग मतलब वो बोझ लाद दिया है। और इससे पहले कि वो बच्चा अवेयर होता है, कि वो बच्चा जागरूक होता है, वो इसे अपने फादर की तरह ही नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी परंपरा मानकर। क्योंकि कुछ भी अलग करने का मतलब है हिम्मत करना, साहस करना, और साहस करना, हिम्मत करना उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। मतलब जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें हिम्मत करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन जब मैंने मुकेश में इसकी एक झलक देखी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुकेश बोलता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वापस वो अपनी बात को रिपीट करता है और वो बोलता है कि वो गैराज जाएगा और गैराज जाके काम सीख लेगा। लेकिन गैराज तो तुम्हारे रास्ते से, तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो क्या हुआ, मैं चल के चला जाऊंगा, वो जवाब देता है, लेकिन अपनी बात पे इंसिस्ट करते हुए बोलता है, मतलब दबाव डालते हुए बोलता है। फिर मैंने पूछा, अच्छा क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? अचानक वो एकदम चुप हो जाता है। देखिए, ये जो लाइन है इसके यहाँ पे दो मीनिंग है, इसके यहाँ पे डबल मीनिंग है। अभी मैं बताऊंगा क्या। मैंने उससे पूछा, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? वो अचानक चुप हो जाता है और दूर जमीन पे देखता हुआ बोलता है नहीं। उसके छोटे से बड़बड़ाहट में एक एम्बैरेसमेंट होता है जो कि अभी तक रिग्रेट में नहीं बदला था, पश्चाताप में नहीं बदला था। वो कार के बारे में सपना देखकर ही एकदम संतुष्ट है, उन कार के बारे में जिन्हें वो फिरोजाबाद की यानी अपने टाउन की गलियों से सर सराते हुए जाते हुए दिखता है। हर्टलिंग मतलब होता है बहुत स्पीड में जाते हुए दिखता है, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन उड़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस वाली लाइन का एक अलग ही मीनिंग है। जब ऑथर ने उससे पूछा कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने का सपना देखते हो, तो वो मना कर देता है नहीं। और ये लास्ट वाली लाइन इसी से कनेक्ट होती है, फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन उड़ते हैं। एरोप्लेन उड़ाने से मतलब है कोई बहुत ही डेयरिंग काम करने से। तो जब ऑथर ने उससे पूछा क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने का सपना देखते हो, मतलब कोई ऐसा काम जो उन लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, तो वो नहीं बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि फिरोजाबाद से बहुत कम लोग हैं जो उड़ पाए हैं, मतलब जो आगे जा पाए हैं। तो फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन से उड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि फिरोजाबाद से बहुत कम लोग हैं जो आगे निकल पाए इस विशेष सर्कल से। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। आई होप आप लोगों को चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ETC ऑनलाइन से मिल जाएगी। वहाँ पे आपको चैप्टर की समरी हिंदी और इंग्लिश में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे क्वेश्चन आंसर, एडिशनल क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।